करता हूँ कि आप सब लोग हिकमत के साथ, हिम्मत के साथ, कौन सा भी कुछ भी दंगा फसाद न करते हुए हिकमत के साथ आप सब लोग, आप जानते हो विकास काम कौन करने वाला है और कौन नहीं करने वाला है, कौन वोट काटने आया और कौन जीतने के लिए आया, आप सब जानते हो। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप 15 तारीख को आप सिर्फ पतंग के सामने का बटन दबाकर सभी उम्मीदवारों को जीत के लाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। इसके बाद मैं बिला ताखिर अजहर जागीरदार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रभाग 20 के उम्मीदवार है, चंद मिनटों में अपनी बात रखें। अजहर जागीरदार जरा जल्दी जल्दी करें भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मंच के जरिए से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मंच पर बैठे हुए सभी उम्मीदवार जो हमारी ताकत बनकर आज हमारे साथ में हैं, मैं आप सभी लोगों से एक ही मोतबाना गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में सोच समझकर इस बात का फैसला लें कि हमें किसे वोट करना है। अब हम जहां से आते हैं नई जिंदगी से प्रभाग 20 का जो इलाका है, उस प्रभाग 20 में 25 से 30 साल नगर सेवक रहे। 25 से 30 साल नगर सेवकों में आप अगर देखेंगे तो उड़ाकार जो करने वाले थे, जो कायद बनकर चल रहे थे, वो मुसलमान ही थे, पर उनकी सोच, उनकी समझ और उनका विकास का काम पूरी तरह से फेल था, क्योंकि उन्होंने अपनी कायदगी को, अपने अध्यक्षता पने को हमारे तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया। इंशाल्लाह प्रभाग 20 में आज हम जो हमारा पूरा पैनल अजहर मुंडेगरी साहब है और चौधरी साहब उनके अम्मी है और मुगल आपा है, इन सब को लेकर हमने एक हिम्मत जताई है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में प्रभाग 20 से पतंग के निशान पर आप वोट देंगे और इंशाअल्लाह इस पूरे पैनल को चुन कर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि इंशाअल्लाह प्रभाग 20 में ऐसे 25-30 साल से जो नगर सेवक हैं, वो हमें प्रचार करने के लिए तकलीफ दे रहे हैं, कहीं पे सभा नहीं होना इसके लिए तकलीफ दे रहे हैं। तो हम पूरी ताकत के साथ उनके सामने ठहरे हुए हैं कि भाई हम लोगों को बता रहे हैं कि वह प्रभाग 20 में एक एजुकेटेड पैनल है, आप किसे वोट करेंगे। मैं प्रचार के दरमियान हम जब होम टोम जा रहे लोगों को पूछ रहे कि बाबा आप हमें वोट क्यों नहीं करना चाहते, आपका हमसे क्या यानी इंटेंशन है, और सामने भी बोल रहे कि हमको वोट मत करो, हम आपकी चौकी की मसले हल करेंगे, आपको हम ग्रुप वाइज में तकसीम करेंगे। मुझे बताओ, अगर हमारे चौकी के मसलों के वास्ते अगर नगर सेवक हम बनाएंगे तो हमारे समाज का मुस्तकबिल हम किसे बताएंगे। आज इतना बड़ा नई जिंदगी है, 54,000 लोग वहां पर रहते हैं, आज अभी भी वहां पर ना एम्बुलेंस की सेवा है, ना आंगनबाड़ी की सेवा है, ना आरोग्य केंद्र की सेवा है, ना एजुकेशन पर कोई बात करता है। 25 से 30 साल तक वहां पर नगर सेवक रहते हुए भी कभी एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई, कभी किसी एजुकेटेड लोगों को बुलाकर कोई शैक्षणिक शिविर वहां पर नहीं रखे। तो हम यही बात हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम किसको वोट कर रहे हैं, हमारे में और उनके में क्या फर्क है। तो इंशाल्लाह आप समझदार लोग हैं, आप एक हमारी हिम्मत बनकर चलिए, तो इंशाल्लाह हम एक अच्छा पैनल वहां से लाएंगे और इंशाल्लाह उनको बताएंगे कि मुसलमान जब अपने पर आता है और हमारी इत्तेहाद और मुस्लिमीन यानी हमारी पार्टी से जब जुड़ता है तो इंशाल्लाह इत्तेहाद भी होता है, हम जीत पे आएंगे इंशाल्लाह। आप सब तैयार हैं, करेंगे हमारी मदद इंशाल्लाह। सभी ऐसा ही जज्बा कायम रखे और मेरे को स्टेज पर आकर बात करने का मौका दिया, मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। हाजी तौफीक अब्दुल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि 10 मिनटों में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ मुझे मौका मिल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने बोलने का। मैं जो है तकरीबन
25-30 सालों से हमने कांग्रेस का काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन हम जो भी काम कर रहे थे हम हमारे समाज के लिए, लेकिन आने वाले ये जो वक्त अभी 2-4 साल का था, उस वक्त हमने बहुत से ऐसे चीजें देखे जो हमारे खिलाफ चल रहे थे। मैं सबसे पहले तो मैं इस शहर की खासदार परिणीताई शिंदे जो खासदार है, मैं उनको विधानसभा के इलेक्शन में 6 सवाल किया था, उन्होंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। सबसे पहले मेरा सवाल था शहर सोलापुर के हाशिमपीर मस्जिद और दरगाह का, जहाँ पे कुछ झोपड़पट्टी है, वो जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं। तो किसी हिंदू भाई ने हमारे बांधकाम को परमिशन मांगी थी, तो वो वक्फ की जगह है, परमिशन देने नहीं आता। बोलने के बाद वो लोग विधानसभा में इसकी आवाज उठी, फिर वो आवाज सुनकर वो जो पटना सा है नीतीश राणे, ये सोलापुर आया और वो गोपी चंद पराड़कर और ये कमीना हैदराबाद से टी राजा कमीना भी सोलापुर आया। ये सभी मिल के हमारे हसनपीर मस्जिद के ट्रस्टियों को भला बुरा करके चले गए। फिर उसके बाद लोकसभा की बात आई, फिर जो यहाँ का चालू आमदार जो था देवेंद्र कोटे, ये स्टेज पर मंच पर यहूदी के मंच पर हमारे को जात पर बहुत कुछ किया। फिर उस वक्त भी हमने उसको जो जवाब देना था मीडिया के जरिए दे दिया। फिर मैंने कांग्रेस कमेटी में जाके उस वक्त का अध्यक्ष चेतन नरोटे थे, उनको बोला कि भाई पूरा समाज लोकसभा में टाई के साथ में, तो हमारे समाज के खिलाफ ने बोल रहा है कुछ बोलो, लेकिन वो अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोला। फिर तीसरा सवाल था मेरा, विशालगढ़ में जो है हमारे मस्जिद में तोड़ फोड़ करे और हमारे कुरान शरीफ की बेहुरमती करे, जबकि वहां का खासदार था कांग्रेस पार्टी का, उसका बेटा विश्व हिंदू परिषद और ये बाकी जातिवादी जो कमेटी है इनके साथ मिलकर हमारा नुकसान किया, उसका भी जवाब नहीं दिए। पूरे कांग्रेस पार्टी एक भी जवाब नहीं दी। चौथा सवाल था कि वो उस वक्त वो रामगिरी महाराज आके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था। मैंने बोला इस कुत्ते के बारे में कुछ बोलो, तो भी नहीं बोले उसने। फिर पांचवा सवाल था, जो चीज चल रही, हमारे बाजू के खासदार ने धैर्य सिंह मोहिते पाटिल ने उस वक्त के सीएम को टेंडर दिया कि माननीय सीएम शिंदे साहब के जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, ये रामगिरी महाराज और ये नीतीश राणे को कहीं रोको, ये हम सभी महाराष्ट्र में गोविंदा से हम हिंदू मुस्लिम रहते हैं। तो मैंने वो ताई को बोला कि आप लेटर भी नहीं दिए बनाने, आप लेटर दिए तो बहुत अच्छी बात होती थी। और सातवीं बात, मैं बोला ताई आप पहली बार दिल्ली में जाकर बात ये किए, मराठा आरक्षण की बात किए, धनगर आरक्षण की बात किए, यहाँ तक के लोधी समाज की बात किए। मैं बोलता हूँ ये सभी समाजों को न्याय मिलना चाहिए और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ताई और 15 सेकंड में अगर हमारे मुसलमानों का अगर आप नाम लिए होते तो कितनी बड़ी बात होती, उन्होंने भी नहीं लिया। ये तकरीबन ये चीजों को देखते हुए मैंने सोचा कि अब जो है ये कितने भी आंदोलन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक भी आंदोलन जो हमारे समाज के खिलाफ बोला जाता उसके विरोध में नहीं करता। वो जितना उनके खिलाफ है तो हमको जमा करके, हमको जो अल्पसंख्यक का पद दिया जाता सिर्फ आंदोलन के टाइम लोगों को जमा करके लाने के लिए, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जब ये बात विधानसभा का दौर चल रहा था, फारूक भाई शाब्दी ने जो हमारे शहर के अध्यक्ष थे, इन्होंने मुझे बोला कि तहसील अब्दुल साहब आप जो है इस वक्त आपकी जरूरत है जमात पार्टी में, आप कांग्रेस छोड़ दीजिए। मैं जबान देता हूं आने वाले वक्त में
आपको कॉर्पोरेशन की में हम टिकट भी देंगे और कंधे को कंधा लगा के हम आपको पूरे पार्टी में चलाएंगे। मैंने उस वक्त कांग्रेस पार्टी को ठोकर मार दिया और जमात पार्टी में शामिल हो गया। और मैं जितना हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब के जब मैंने ये तकरीर सुनता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहे मेरी जान जाए, मैं जमात पार्टी के साथ ही रहूंगा। मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करके अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अजहर उंडेकरी साहब से गुजारिश करूंगा मुख्तसर तौर पर अपने ख्याल का इजहार। अजहर उंडेकरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह अभी आपने सुना हाजी साहब और बाकी कैंडिडेट ने बताया कि यहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे कि हाजी साहब हैं, फिरदौस पटेल हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि असद साहब की मोहब्बत में जिस तरह कांग्रेस से हमारे मुस्लिम कैंडिडेट वापिस एमआईएम में आए हैं, तो हमारे जो ओरिजिनल मोहब्बत करने वाले असद साहब से, हमसे और पार्टी से हाजी फारूक साहब साहब भी इधर आ जाए। मैं चाहता हूँ साहब कि आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं फारूक भाई, अगर आप एक कॉल करेंगे तो फारूक भाई इंशाअल्लाह जरूर यहाँ पहुंचेंगे। जैसे कि सबने बताया कि पार्टी ने क्या क्या काम किया, मैं आपको पूरी तारीख बताता हूँ। 2012 से जब यह जमात आई, जमात के छोटे मोटे नुमाइंदे थे, लोग मजाक करते थे, जैसे कि हमारे शकील भाई थे, अताउल्लाह साहब थे, बहुत सारे लोग थे, इनका मजाक किया जाता था कि ये जमात में क्या है। लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा एहसान है इस जमात के पीछे, और हमारे सदर की ऐसी मेहनत है कि ये पार्टी आते आते 2014 तक ऐसी हो गई कि गृह मंत्री की बेटी को हरा सकती थी, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो भी हार गए। लेकिन ये पार्टी फिर बोला गई, ये कमजोर हो गई, टूट गई, तो अल्लाह ने अकबर ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब की मेहनत से, इनकी मेहनत को देखते हुए हमारे दरमियान हाजी फारूक साहब जमात कमजोर बन रहे थे लोग, ये जमात बढ़ती गई इंशाअल्लाह। अब इसका बता रहे हैं असद साहब पहुंचते नहीं, आप लोगों के कमजोर यहाँ की आवाम और अल्लाह की मेहरबानी हमें, लेकिन इस बार भी आगे बढ़ चढ़कर निकलेगी इंशाअल्लाह। और जैसे कि बता रहे हैं कि पार्टी के ताल्लुक से हमने क्या काम किया, कोल्हापुर में पहले इलेक्शन जब आते थे तो इलेक्शन के कैंपिंग में वही उसी वक्त पर कैंडिडेट आपके पास आता था और आपसे मिलता था और झूठे वादे कर कर चला जाता था। लेकिन जब से ये जमात आई है एमआईएम, मुसलमानों के हक की आवाज उठाने के लिए हम हमेशा आंदोलन करते हैं, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, एमपीआर का मुद्दा हो, या गुस्ताखे रसूल के खिलाफ किसी रैली का प्रोग्राम हो। तो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो हमने सोलापुर में रैली की, इसके पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में चर्चा हुई, जो नुपुर शर्मा के खिलाफ किया। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पार्टी हमेशा काम करती है जमीन पर रह के, सिर्फ इलेक्शन में नहीं आती। ये पार्टी की तरफ से साल में 3 मेडिकल कैंप होते हैं, जिससे गरीबों को फायदा होता है। हमारे कारकुन, हमारे नगर सेवक सरकारी जो भी स्कीम है ये लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने ऑफिस में और जगह जगह पर कैंपिंग करते हैं। हमने जहां बीजेपी को हराना था, लोकसभा में भी सेकुलर जो सोकॉल्ड सेकुलर लोग हैं उनका साथ दिया। हम हमेशा बीजेपी को हराने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं, लेकिन ये कमीने और ये सारे लोग ये हमें हराने के लिए हर कोशिश करते हैं। जैसे कि ये नदीम भाई ने बताया कि ये लोगों ने अब एक नया चाल निकाला है, मुस्लिम बीजेपी को वोट डालता नहीं, मुस्लिम कांग्रेस से दूर हो रहा है, तो ये काम कर रहे हैं कि मुस्लिम को राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ में ले चलो, इसी तरह से उसको फायदा होगा बीजेपी को। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं और गुजारिश करता हूं, इनके बहकावे मत आइए। आप लोग जमात के साथ पिछले 10 साल से हैं, इस बार भी इस महापालिका में
आप अपने पतंग के उम्मीदवार को, भले वो किसी भी प्रभाग का हो, किसी भी मजहब का हो, आप पतंग के कैंडिडेट को कामयाब कर कर जिताइए। इंशाअल्लाह इस महापालिका में देखते हैं जैसे हैदराबाद और औरंगाबाद में मजलिस के नुमाइंदे लड़ झगड़ कर काम करते हैं, निधि लाते हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम और साबित करके दिखाएंगे कि हम काम करेंगे, बोलने वाले नहीं। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सचिन कोलते साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि चंद मिनटों में अपने ख्यालात का इजहार करें। सचिन कोलते साहब। सर्वांना जय भीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। आज या ठिकाणी मला खूप म्हणजे खूप अभिमान वाटतोय। जन्मल्यापासून ज्यावेळी मी जन्मलो त्यावेळी मी माझ्या महार समाजामध्ये माझा जन्म झाला, त्यावेळी मला खूप छान वाटलं असेल माझ्या आई वडिलांना। आणि आता मला या स्टेजवर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या स्टेजवर बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेबांचा शिपाई म्हणून ज्यावेळी मी कार्य करत आहे त्याचा मला दुसरा अभिमान असा वाटत आहे की मी या पक्षाचा कार्यकर्ता आहे। या पक्षाने मला संधी दिली, त्या संधीचं सोनं मी नक्की करेन। मी या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 22 मधून विजापूर नाका, रामवाडी परिसर, सरकारवस्ती परिसर या परिसरातून मी या पक्षाकडून उमेदवारी घेतलेली आहे। माझ्यासोबत ऍडव्होकेट सिराज शेख साहेब, शोभा जाधव मॅडम आणि आसिया शेख मॅडम हे 4 उमेदवार आम्ही स्वतः आमच्या सर्व जाती समुदायातून ही निवडणूक लढवत आहोत। बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांच्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर हैदराबाद मध्ये जे काही स्कीम चालतात, जे हॉस्पिटल, कॉलेज हे काय जे सर्व चालतं तसं त्याचप्रमाणे आपल्या सोलापूरमध्ये का होत नाही। आपल्या सोलापूरमध्ये देखील असा विकास घडवणे हे सोलापूर महानगरपालिकेला आम्हाला दाखवून द्यायचं आहे। याची सुरुवात आपल्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कसा काय आपण झेंडा फडकवता याचा विचार करणार आहे मी। भारतीय संविधानाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर असदुद्दीन ओवैसी साहेब ज्याप्रमाणे संविधानाबद्दल आवाज उठवतात तो आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहेबांशिवाय दुसरा कोणताच खासदार, कोणताच आमदार कधीच त्याला देणं घेणं नाही संविधानाचं। मी फक्त आणि फक्त गेल्या 10 वर्षापासून माझे जिवलग मित्र वसीम शेख यांच्या विचारांना अनुसरून या पक्षामध्ये ज्यावेळी प्रवेश केला तेव्हापासून आज तागायत मी फक्त आणि फक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षाचाच कार्यकर्ता आहे। 2019 इलेक्शन मध्ये हाजी फारुकभाई शाब्दी यांचा प्रचार अति जोमाने केला। 2024 मध्ये देखील त्यांचा प्रचार केला, परंतु निराशा हाती पडली। त्यामुळे त्या पक्षातून जे काही लोक माघार घेतले, जे काही लोक बाहेर गेले त्यांना एकच विनंती करतो, या पक्षासारखी इज्जत, मान, पान आपल्याला कुठेच मिळणार नाही। या पक्षाची ही ताकद आहे की आपल्या समाजासारख्या सर्वसामान्य माणसाला या ठिकाणी बोलण्याची संधी मिळते, आपल्या मनाचा विचार दाखवता येतो। त्यामुळे या पक्षाची कुणी कधी साथ सोडू नका आणि बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांचे हात बळकट करण्याचा आपण नेहमीच प्रयत्न करू। या ठिकाणी मला संयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। जय भीम। इसके बाद मैं हमारे गाजी जागीरदार साहब से कहूंगा कि मैं अपने चंद मिनटों अपने ख्यालात का इजहार करूं। क्यों नहीं जागीरदार? मैं भाषण लेकर आज आपके सामने बहुत सारी सभा में था, लेकिन मैं साहब से एक ही
बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। साहब फारूक शब्दी साहब की बहुत याद आ गई। बैठिए, बैठिए। बैठिए आप भी। बैठ जाइए। बैठो, तुम्हारे को बोलना है आके बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, मैं मर गया भी तो मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदा रहने वाली है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये जमात इज्तिमाइयत पे काम करेंगी, इनफरादियत पे काम नहीं कर सकते। हम कौम के लिए काम कर रहे हैं। मैं 5 मरतबा जेल को गया हूं, 2 मरतबा पुलिस से लाठियां सर पे खाया हूं, तो कोई चमन में चल के यहां तक नहीं आया हूं मैं। मेरी आपसे दरख्वास्त एक ही है, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे वोट देना चाह रहे मत दीजिए, मजलिस के नाम पे अगर देना चाह रहे तो मैं अपनी जान कुर्बान करने तैयार हूं। और जहां तक फारूक शाब्दी का ताल्लुक है, सुनो आप, उन्होंने मेरे से बात नहीं किए, उनका काम था मेरे से बात करना। 2 दिन पहले उन्होंने बंबई में थे, मेरे से बात किए। मैं बोला भाई तुम बंबई की जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरे अल्फाज क्या थे, ये गले का सांप तुम्हारा है, तुम देख लो। आज भी कह रहा हूं, फारूक शाब्दी अगर अभी भी चल के आएंगे, मैं उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया हो, आप लोग जाके बना के ला लो। और अगर वो नहीं सुनना चाह रहे तो इलेक्शन के बाद मैं उनके वालिद से जाके मिलने वाला हूं। गाजी जान, शौकत पठान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हकीक बात करें। गाजी कंटिन्यू करो। इलेक्शन सभा ली जा रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए। हमारे अरफात भाई हमारे निरीक्षक सोलापुर में बहुत अच्छा काम करते हैं, और सोलापुर में उनको बहुत अच्छा ध्यान है। निरीक्षक साहब और सभी हमारे कैंडिडेट पदाधिकारी सभी लोग, मैं प्रभाग 16 से इलेक्शन लड़ा हुआ, आप सभी को मालूम है। पिछले मतलब भी लड़ा था, बहुत कम वोटों से हार हुई थी मेरी। उसके बाद भी 90 वोट से हार हुई थी। उसके बाद असद साहब ने मेरे पर भरोसा किया, मेरे को फिर कॉप्टर मिला। फिर कॉप्टर मिलने के बाद बहुत प्रभाग में मेरे बहुत अच्छा काम और लोगों की परेशानियां दूर हुए, चाहे रोड की मसले हो, ड्रेनेज के मसले हो, हर चीज जो चीज नहीं होती थी। मस्जिद में सीसीटीवी भी बढ़ रहे हम हर मोहल्ले की मस्जिद में। अभी इस बार का इलेक्शन बहुत अच्छा चला है। कुछ लोग बोले कि बहुत तगड़े कैंडिडेट है जी तुम्हारे सामने। मैं बोला मेरे पीछे असद साहब है, बोला मैं बोला मेरे पीछे फारूक शाब्दी साहब है, बोले। और एक बात,
अचानक इस साइकिल कुछ बीच में मेरे 75 साल वाले बोलते होंगी मेरे अब्बा मेरे चाचा ना सलाह देते थे, वो बहुत सारे खुद के पैसे लगा को जान मार के नुकसान कर को उनको न्यूयॉर्क को लाते थे। आज उनके बच्चे के सामने ठहरे उन्होंने को। और एक कुछ कैंडिडेट तो ऐसे है 2-4 लोग लेके फिर रहे थे, मेरे को बोले तू जीत को आता बोल को। मैं बोला ठहरा बोले परेशान बोला मैं। मेरे प्रभाग 16 की जनता से मेरा एक ही आह्वान है कि किसके भी भयपाल में मत हो, इस पर ध्यान मत दो। प्रभाग 16 की सीट पूरा पहले इंशाल्लाह हमारा निकलेगा। जैसे कि फिरदौस मैडम भी साथ है, पटाल साहब भी साथ है। हमेशा हम आपस में इलेक्शन लड़ते थे, फुल खुन्नस में लड़ते थे, लेकिन आज एक है, मोहल्ला एक है, जमात एक है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। सभी लोगों से इतनी गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 15 तारीख को अपना वोट डालिए। ज्यादा से ज्यादा लोग निकलना बहुत जरूरी है। सामने वाले लोग बहुत मेहनत कर रहे, तगड़े ही बोलते हैं, लेकिन उनको पता ही क्या फुल तगड़े हमारी पार्टी से वहाँ। इतना ही बोलता हूँ। और प्रभाग 16 के लोगों से मैं हाथ जोड़ से अगर मेरे कुछ गलती हुई रहेगी तो मैं सबके सामने आज मैं माफी मांगता हूँ। और जहाँ जहाँ भी अपने 16 शहर में कैंडिडेट ठहरे एमआईएम पार्टी से तो उनको रिवॉर्ड करो। इतना बोलता हूँ, मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। आसिया आपा शेख से मैं गुजारिश की बात रखी। आसिया आपा शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मौजूदा हमारे सभी उम्मीदवार और दिगर खुसूसी हजरात हमें तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जय भीम, जय जीव, जय भीम, जय हिंद। मेरा नाम है आसिया रिजवान शेख। मैं 2200 वार्ड से खड़ी हूँ। हवा का रुख हम बदलने आए हैं, हवा का रुख हम बदलने आए हैं, झूठ के बादल हटाने आए हैं। हाथ में है पतंग, इरादे है बुलंद, हम जीत का आसमान छूने आए हैं। हम कहते हैं कमल का फूल जिसका बटन दबाने से लोगों को लगता था अच्छे दिन आएंगे। आए क्या अच्छे दिन? हकीकत तो यह है 20 साल वाले सेना की नौकरी अब सिर्फ 4 साल की अग्निवीर बनकर रह गए। सिलेंडर कभी 400 रुपए में था, आज वही 1200 रुपए में हो गया है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमारे किसान कर्ज में डूब रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। ये लोग हमें हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाते हैं। नाबालिग बच्चों के साथ गलत हो रहा है ना? इसका मतलब विकास सिर्फ जुमलों में हो रहा है, जमीनों पर नहीं। नोटबंदी के नाम पर हजारों कंपनियां बंद हो गई, लाखों युवक रोटी रोजी छीन रही। कमल का बटन दबाने से रोशनी नहीं, अंधेरा छेल गया, अंधेरा फैल गया। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज का अंधेरा फैला हुआ है। अब वक्त है सवाल पूछने का। पूछोगे ना सवाल? देशभक्ति का मतलब चुप रहना नहीं है, सच बोलना है। सच के साथ रहना है ना? ये हमारा ईमान हमें सिखाता है सच बोलना, सच के साथ रहना, सच के साथ चलना। हम सब सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप लोग कहते हैं कितने आए और कितने गए, वो हम नहीं थे, ये हमारे नए चेहरे हैं। हम सब लोगों की परेशानियों को, तकलीफों को जानते हैं,